अच्छा जनाब, बेतानिकोल से हम ने स्टार्ट किया था। बेतानिकोल के बारे में पहला पॉइंट आपने जो नोट किया था कि इसको एसिटाइल कोलिन एस्टरेज तोड़ नहीं सकता, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। पिछला लेक्चर जो मैंने दिया था, सॉरी, वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैं आप लोगों को तो डिलीवर कर दी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा दोबारा फिर उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। एनी हाउ, बेतानिकोल का सबसे पहला कि ये एंजाइम इसको तोड़ नहीं सकता, यानी ये ज्यादा देर तक रह सकता है, इसीलिए तो इसका जो दौरानिया है वो 1 घंटा है, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसका निकोटिनिक एक्शन बिल्कुल भी नहीं है, निकोटिनिक एक्शन इसका नहीं है। किस वजह से? कि उसके पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, सॉरी, मिथाइल ग्रुप आ गया है। अच्छा, अब हम मजीद आके देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं बेथानिकोल के बारे में। एक्शंस, एक्शंस, ये आपका हेडिंग है, ठीक है। कुछ एक्शंस ऐसे हैं कि आपके जहन में पहले से मौजूद है। अब देखना, इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। अब इसको क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। आपको बताया भी गया था कि बेटानिकोल, मेजरली बेटानिकोल, ये स्मूथ मस्कुलेचर ऑफ द ब्लेडर, इधर इसका बहुत ज्यादा असर है, और जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ब्लेडर में इनका एक्शन ज्यादा है। इनके जो रिसेप्टर्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ये, अब देखो आपका इंटेस्टाइन कहाँ पर है? ये आपका जीआईटी के अंदर है, तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी से बढ़ा दी। इसके अलावा ये यूरिनेशन भी क्या करते हैं? कॉज करते हैं। यूरिनेशन भी ये कॉज करते हैं। क्योंकि क्यों कॉज करते हैं? क्योंकि जो आपका डेट्रोसर मसल है, डेट्रोसर मसल, ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो ट्राइगोन मसल है, ट्राइगोन मसल, उसको रिलैक्स करता है। तो ये दो मसल है जो कि यूरिनेशन कॉज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं, ये इसके एक्शन हो गए। इसके यूजेस की तरफ आते हैं, थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक यूजेस, कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं? यूरोलॉजिक ट्रीटमेंट, यूरोलॉजिक ट्रीटमेंट, मतलब वही किडनी के हवाले से, ब्लैडर के हवाले से। अगर ब्लेडर सुन हुआ है, ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर अगर काम नहीं कर रहा, सुन हुआ है, और अक्सर ये होता है बाज एक कंडीशन में, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में, तो और ऑपरेशन के बाद भी ऐसा होता है। ऑपरेशन जैसे ही कोई मरीज कर लेता है, तो ऑपरेशन के बाद वो होश में आ जाते हैं। काफी टाइम तक वो बेचारा, उसको यूरिन आ रही होती है, उसको फील हो रहा है कि मुझे यूरिन आ रही है, लेकिन जब वो ट्राई करता है उसको यूरिन बाहर नहीं आता। तो इस वक्त जो है, ये जो बेथानिकोल है ये दिया जाता है, ये उसके ट्राइगोन मसल को रिलैक्स कर लेते हैं, ड्रोसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको, ताकि यूरिन आ जाए। तो एटोनिक ब्लडर, यूरिनरी ब्लेडर में किसका इलाज करने के लिए? एटोनिक ब्लेडर। एटोनिक ब्लेडर का मतलब वो ब्लेडर जिसको करंट ही नहीं मिल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उसका डेट्रोसर मसल कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, और ट्राइगोन मसल रिलैक्स नहीं हो रहा। तो ये है एटोन। एटोन मतलब करंट नहीं मिला, कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है। पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, यानी ऑपरेशन के बाद जब ये मसला आ जाए तब। और कभी कभी ऑपरेशन के बगैर भी ऐसी मेंटली, दिमागी तौर पर ऐसा कोई मसला हो जाता है कि उसका यूरिन जो है वो बाहर नहीं निकला होता, तो उसको फिर क्या नाम देते हैं? न्यूरोजेनिक एटोनी। न्यूरोजेनिक एटोनी, कोई नर्व वो स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा है, उसको यूरिन नहीं आ रहा, उसने ऑपरेशन नहीं किया हुआ है, फिर भी यूरिन नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक एटोनी। उसके इलाज के लिए भी बेतानिकोल दिया जाता है। बेतानिकोल, आप देखो, इतने सारे काम से हटा हटा के इसको हम लोगों ने खासकर कहां पर मरकूज किया?
किडनी के अंदर ही इसकी काम को हम लोगों ने किया, यार ये किडनी में इसका थेरापेटिक इफेक्ट है। बाकी इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट्स, अब मुझे खुशी बस सिर्फ इस बात की है कि मैं एडवर्स इफेक्ट बताता जाऊंगा तो आपके जहन में होगा, क्योंकि बार बार आप लोग पढ़े एडवर्स इफेक्ट से क्या क्या हो सकते हैं। स्वेटिंग हो सकती है इसके साथ, स्वेटिंग। आपको ये नहीं सकता कि सर कैसे कर, तो सबको पता है कि भाई ये तो स्वेटिंग शामिल है। स्वेटिंग हो सकती है, सलाइवेशन हो सकता है। ये इसका एक फायदा भी है, मैं आपको बताऊं, ये जो सलाइवेशन का है, ऑपरेशन के बाद अक्सर अम, हल्क खुश्क रहता है, ठीक है, हल्क बहुत खुश्क रहता है, और उधर ब्लेडर भी सुन हुआ होता है। तो अगर ये ड्रग दिया जाए, एक तो ये उसके ब्लेडर को खोल देगा, दूसरा इसका सलाइवा भी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका फायदा, ये एडवर्स इफेक्ट इसके फायदे में हम लोग ले सकते हैं, इसका सलाइवेशन वाला इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये एडवर्स इफेक्ट होगा। इसके अलावा और कौन से हैं? फ्लशिंग, मुंह का सुर्ख हो जाना, पसीना आना, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी का कम हो जाना। अच्छा, इधर बुक में लिखा हुआ है, बुक में एक चीज लिखा हुआ है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर के साथ लिखा हुआ है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ये इसके साथ लिखा हुआ है। ये बहुत स्पेशल चीज है, मैं आपको बताता हूँ, और ये लफ्ज आपको बार बार चैप्टर में नजर आ जाएगा। आपका जो खून की नाली है, सपोज ये नॉर्मल स्टेट में है, और किसी ड्रग ने क्या किया, इसको डायलेट कर दिया, इसको क्या कर दिया, डायलेट कर दिया, खून की नाली को डायलेट कर दिया। इससे बीपी क्या हो गया, लो हो गया। लो ब्लड प्रेशर बजाते खुद खून की नाली के अंदर एक कुछ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स खून की नाली के अंदर होते हैं, रिसेप्टर्स आर, वो रिसेप्टर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। ये जो लू लू बीपी है, उसको पता चल जाता है कि बीपी लू हो गया। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इनका सिग्नल चला जाता है आपके ब्रेन में, रास सिस्टम, यस, ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन को बता देते हैं कि बॉस, ये ब्लड प्रेशर काफी वो हो गया है, काफी कम हो गया, बीपी काफी लो हो गया है, कुछ करो यार। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन वहां से फीडबैक के तौर पर, ब्रेन वहां से फीडबैक के तौर पर हार्ट की तरफ, हार्ट को सिग्नल देगा, हार्ट को बोलेगा कि यार तुम अभी भी सो रहे हो, उधर से बीपी काफी लो हो गया, तू थोड़ा तेज हो जा, ठीक है, इंक्रीज कर दो अपने हार्ट बीट को। तो ये जो दिल की धड़कनों का अब तेज हो जाना होता है, ये उस बीपी के कम हो जाने की वजह से हुआ था। तो बीपी का कम हो जाना, ये बॉडी के लिए नुकसान में पड़ रहा था, तो ब्रेन ने क्या किया, उसके लिए हार्ट का रेट थोड़ा बढ़ा दिया, ताकि बीपी का जो कम होने का असरात है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए। सो अक्सर औकात जो ड्रग्स होते हैं, जो आपकी खून की नालियों को डायलेट करते हैं, यानी बीपी को कम करते हैं, वो अक्सर टेकिकार्डिया काज करते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। रिफ्लेक्स यानी इस बीपी के कम हो जाने की वजह से हार्ट जो है वापस आपका ब्रेन जो है हार्ट को ज्यादा करने का सिग्नल दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। जब आप बीपी ब्लड प्रेशर के चैप्टर पे चले जाएंगे, ड्रग्स जो ब्लड बीपी को कंट्रोल करते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि अब वो वाले ड्रग्स भी टेकिकार्डिया काज करते हैं। सो यो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है, नाजिया शामिल है। नाजिया के साथ साथ
एब्डोमिनल पेन भी इसके साथ शामिल है, एब्डोमिनल पेन। कोई बता सकते हैं कि ये दर्द किस लिए हो सकता है, एब्डोमिनल पेन किस लिए हो सकता है? कोई बता सकता है? इंक्रीज मोटेलिटी, गैस्ट्रिक मोटेलिटी, गैस्ट्रिक नहीं, गैस्ट्रिक आपका जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटेलिटी से बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज मोटेलिटी, बिल्कुल बिल्कुल, वो पेन की वजह से है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एब्डोमिनल पेन है, क्या आप लोग उसको कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट से इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आगे जब इसका चैप्टर आ जाएगा तो उधर आपको पता चला अच्छा ये वहां है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये वाले जो दो चार चैप्टर है, ये पूरे अक्सर फार्माकोलॉजी का को कवर करके आपको नजर आएगा। सांस की नाली का जो बीमारी है उसका चैप्टर जब आप स्टार्ट करोगे तो भी यहाँ पर आप टच करना पड़ेगा। जब आप दिल के ड्रग्स पे जाके चले जाएंगे तो उधर भी इन्हीं चैप्टर का जिक्र आएगा। जब आपको सांस की नाली वाले ड्रग्स का मसला आ जाए, आप पढ़ा जाए तो भी आपको इधर आएगा। सो ये बहुत ज्यादा स्पेशल चैप्टर है, इसीलिए आप उसको और से पढ़ते जाइए। एब्डोमिनल पेन के बाद डायरिया है, ब्रोंकोस्पाज्म है, डायरिया और ब्रोंकोस्पाज्म, ये इफेक्ट अब आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, हर ड्रग के साथ। हाँ, कुछ ड्रग्स में कुछ एक्सेप्शन केसेस है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आ जाएगा, ठीक है। सो ये गया बेटानिकोल। अब हम आ जाते हैं कार्बाकोल की तरफ। कार्बाकोल, कार्बाकोल, कार्बाकोल। एक आपसे एक सवाल है कि क्या बेटानिकोल सीएनएस क्रॉस कर सकता है, ब्रेन क्रॉस कर सकता है, ब्रेन? बेटानिकोल, उधर में नहीं बताया था ना, बेटानिकोल क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। मैंने नहीं बताया था, सॉरी, लेकिन आपको बता चलूं कि ये भी क्वाटरनरी अमाइन है, ठीक है। तो ये भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ब्रेन के अंदर अगर ये जाता तो वहां पर अगर ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को जोड़ता तो ब्रेन के अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन शुक्र है ये ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा, तो वो वाले ब्रेन के जो इफेक्ट्स है वो अब आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट करना है। कार्बाकोल की तरफ आ जाते हैं। ये भी नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय, नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिटाइल कोलिन स्टीरेज। एसिटाइल कोलिन इसको तोड़ नहीं सकता, लेकिन और स्टीरेज है जिसको तोड़ लेगा, लेकिन ये वाला इसको नहीं तोड़ सकता, ठीक है। निकोटिनिक, इट लेक्स निकोटिनिक एक्शन, सॉरी कार्बाकोल मामलों में बोथ मस्कारिनिक एंड निकोटिनिक एक्शन, इसके पास जो है ना, बोथ बोथ मस्कारिनिक, मस्कारिनिक एंड निकोटिनिक, इनके पास दोनों एक्शन है, मस्कारिनिक भी है, निकोटिनिक भी है। अब उसके पास नहीं था, क्योंकि उधर CH3 था उसके ऊपर, यानी इसके ऊपर अब CH3 नहीं है तो NH2। ये देखो NH2, C डबल बॉन्ड O छोटू, छोटू N छत्री 3, वो तो है। लेकिन यहाँ पर जो CH2 है, इधर मिथाइल ग्रुप नहीं है, लिहाजा अब ये निकोटीन पर भी जाकर एक्ट कर सकता है। सो ये वाला स्ट्रक्चर था। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर हो सकता है, एक्शन कहाँ पर? इसका इफेक्ट होगा हार्ट पर, दिल के ऊपर इसका इफेक्ट है, होगा कार्डियोवास्कुलर, हार्ट सिर्फ हार्ट नहीं, कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर, इस पर इसका इफेक्ट होगा। और इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, इधर भी इसका इफेक्ट होगा।
और दूसरी बात ये गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी भी इसके अंदर आ रही है, गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। ये वाला इफेक्ट बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। आपको बताया गया था कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम में गैंग्लिया होते हैं, और उन गैंग्लिया के अंदर कौन से रिसेप्टर थे? निकोटिनिक रिसेप्टर। अगर किसी स्टूडेंट ने याद किया हुआ है कि निकोटिनिक फलाना 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 जगह पर है, तो अब यहाँ पर वो आंसर आ गया, यस यस मैं खुश हूं। इसका निकोटिनिक रिसेप्टर पर भी है, मस्कार्निक पर भी है। तो कोई फायदेमंद चीज नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि मस्कारिनिन पे भी जाकर एक्ट कर रहा है, निकोटीन में भी जाकर एक्ट कर रहा है। तो मुश्किल है कि हम इसको थेरापेटिक काम इससे ले सके, बिकॉज ऑफ इसका। और दूसरी बात ये निकोटीन, निकोटीन का मतलब ये है कि गैंग्लियंस पे भी जाकर एक्ट करेगा। गैंग्लियन का मतलब ये है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकता है। सो ये आपके जहन में एक छोटा सा पिक्चर बना, जस्ट ये जानते हुए कि ये मस्कारिनिक भी है और निकोटिनिक भी है। चूंकि मैं आज आपको ये भी बता रहा हूं कि आपने मजीद चैप्टर्स को सेल्फ स्टडी के लिए किस तरह पढ़ने हैं, आपने इस तरह देखना है कि कौन कौन से रिसेप्टर है, और फिर सोचना भी है कि आगे क्या क्या हो सकता है। चले, क्या लिखा हुआ है? कॉज रिलीज ऑफ एपिनेफ्रीन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। ये उसका बड़ा जंजाल है, कॉज रिलीज ऑफ एपिनेफ्रीन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रीन निकालता है। अगर ये वाला ड्रग चला जाए उस रिसेप्टर पे, एड्रिनल मेडुला पे जाएगा, तो ये उसके निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और एपिनेफ्रीन निकल आएगा। आपको पता है एपिनेफ्रीन से आगे क्या होने वाला है? कोई मुझे बता सकता है? जस्ट दो अल्फाज बताओ, व्हाट विल हैपन एपिनेफ्रीन से? व्हाट विल हैपन एपिनेफ्रीन के आने से? बताओ। फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, एसएनएस एक्टिवेट, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा बस, इसीलिए। इसके अलावा ये आंख के अंदर भी जाकर अच्छा खासा मायोसिस भी काज करके दे सकता है आपको। और ये आपको और क्या दे सकता है? स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। इसको तफसील करने की जरूरत है दोबारा नहीं है। स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि क्या है, कि ये वाले ड्रग आपके आई को एक ही चीज पे, एक डिस्टेंस पे रोक देता है। बस आप सिर्फ उतना ही देख सकते हैं, उससे आगे पीछे आप फिर नहीं देख सकते। उसका स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन में आपका कौन सा मसल कंट्रैक्ट होगा? सीलियरी मसल, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहेगा स्पाज्म में। यानी विजन बिकम फिक्स्ड एट particular distance. Vision become fixed at particular distance, making it impossible to focus. Making it impossible to focus. बस अब आप फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने एक ही जगह पर जाके फिक्स कर दिया, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप हाँ हर डिस्टेंस पे नहीं देख सकते हैं, कोई फिक्स कर दिया। अगर कभी गलती से आंख के अंदर किसी ने डाल दिया ये कार्बाकोल, इसका इलाज है या नहीं है? इसका इलाज क्या है? एंटीडोट।
एंटीडॉट एट्रोपिन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एट्रोपिन, बस एट्रोपिन, बस हमें याद रखना है, तो बहुत आसान है यार। तो एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन एक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। अच्छा, थेराप्यूटिक यूजेस पर अब आ जाते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस, क्या क्या इस्तेमालात है इसकी थेरेपी? यही लिखा हुआ है कि एक तो ये बहुत ज्यादा पोटेंट है, बहुत ज्यादा पोटेंट है, और दूसरा लिखा हुआ है नॉन सेलेक्टिविटी, नॉन सेलेक्टिविटी। ये प्रॉब्लम है, नॉन सेलेक्टिविटी की वजह से इसको इतना ज्यादा अच्छा वैल्यू नहीं दिया जाता है क्लिनिकली, बिकॉज ऑफ दिस रियली यूज। हाँ, अगर आप डायरेक्ट आंख में डाल दोगे कि ये बाकी सिस्टम में ना जाए, तो वो आप काम ले सकते हो। डायरेक्ट आपने आंख में डाला ताकि मायोसिस हो जाए, सो आप लोग इसको जस्ट मायोसिस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्ट लोकल एक्शन है, आंख में डाला और वो असर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप उसको आंख में डाल सकते हैं मायोसिस के अलावा, आप उसको ग्लाकोमा में भी यूज कर सकते हैं, ग्लाकोमा। तो ये दो काम मायोसिस के लिए, अगर आपको सर्जरी करनी है तो तब ये आप ऐड कर सकते हो, और दूसरा ग्लाकोमा में आप इसको यूज कर सकते हो लोकल, आप इसको आंख के अंदर डालिए, सिर्फ आंख तक इसका महदूद हुआ। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पिलो कार्बिन पर। ये बहुत मशहूर ड्रग है, मतलब लैब्स में आपको ये बार बार इसका नाम मिला होगा, पिलो कार्पिन, पिलो कार्पिन। इसकी तरफ आते हैं, टर्शरी अमाइन, इसके बारे में है। टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन का मतलब ये है कि इस पर चार्ज नहीं है, तो कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये आपका ब्रेन क्रॉस कर सकता है। अब मैं आपको इसमें एक बात बताता चलूँ, इसका कोलिनर्जिक एगोनिस्ट से आप लोग एंटीडॉट के तौर पर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। कभी अगर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट आप लोग इस्तेमाल करो गलती से, तो इसका एंटीडॉट फिर क्या हो सकता है? फिर तो ये हो सकता है पिलोकार्पिन। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कैन बी द एंटीडॉट फॉर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अगर आपका कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट गलती से आपने दे दिया, तो इसका इलाज क्या है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, मतलब ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपका कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ज्यादा आपने दे दिया गलती से इलाज करा, तो फिर इसको कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट दे दें। ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा कि पिलोकार्पिन चूंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, तो आप लोग इस इफेक्ट को ब्लड ब्रेन बैरियर में भी देख सकते हैं, इफेक्ट को, अगर आप चाहते हो। या किसी एंटागोनिस्ट का इफेक्ट को क्रॉस करना है, ब्रेन में वो गया हुआ है, ब्रेन में वो इफेक्ट क्रॉस कर रहा है, आप उधर ये पिलोकार्पिन दे दो कि वहां जाकर उसके इफेक्ट को खत्म कर दो। सो ये इसका फायदा है, ये जानना जरूरी है कि कौन सा क्रॉस कर सकता है, कौन सा क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मेनली इसका मेनली मस्कारिनिक एक्टिविटी होती है, और उसको भी ऑप्थोल्मोलॉजी यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक तो इसका मेनली काम मस्कारिनिक है, और आंख के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। चले इसके एक्शंस हम आपको बताते हैं कि इसके एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। इसके एक्शंस देखते हैं, और कुछ नया नया पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो वो बताएंगे। ये एक तो मायोसिस काज कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, हाँ कर सकता है। इसके अलावा ये सीलियरी मसल को कंट्रैक्ट करके, सीलियरी मसल को
कंट्रैक्ट करके, लेंस को मोटा करके ये विजन को क्या करेगा, फिक्स कर देगा। किसके लिए? फॉर नियर विजन। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं जब आपका विजन नियर विजन पे फिक्स हो जाए? इसका क्या नाम है? स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। तो ये अकोमोडेशन, स्पाज्म अकोमोडेशन कर सकता है। इसके अलावा जबरदस्त किस्म का स्वेट्स निकालने के लिए है, पसीना निकालने के लिए है। और आपको रोना नहीं आता? बाज औरतें जब कहीं पे जाते हैं वो तो आराम से रोना शुरू कर लेते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि औरतों के अंदर जो है ये रोने वाला जो सिस्टम है, बहुत जल्दी जल्दी उनको आंसू आ जाता है। उनका जो ये स्वेट ग्लैंड, सॉरी, जो टीयर ग्लैंड के ऊपर जो स्टाइलकोलिर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत आसानी से जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए उनको जल्दी जल्दी रोना आ जाता है। सो अगर किसी को रोना नहीं आता, टीयर्स बाहर नहीं आ रहे हैं, वो ये पिलोकार्पिन डाल दे तो टीयर्स भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टीयर्स लाते हैं। और मुंह आपका पानी पानी होगा, मजे ले लेंगे सलाइवा। ठीक है, अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस पर आ जाते हैं कि क्या इसका भी कोई थेराप्यूटिक यूजेस है या नहीं है। थेराप्यूटिक यूजेस, इलाज के लिए भी इसका कोई काम है या नहीं है। ग्लाउकोमा के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका ग्लाउकोमा आंख में डाल देते हैं। बोथ, चाहे आपका ओपन एंगल हो या फिर क्लोज एंगल हो। अब देखो, ये कल लेक्चर में आपने पढ़ा था ओपन एंड क्लोज एंगल। आज आप लोग खुश हो कि आप लोगों ने ये सुना है, ओपन एंगल ग्लाउकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। इन दोनों में ये आप दे सकते हैं। ये 4 से लेकर 8 घंटे तक इसका काम होता है। 4 से लेकर 8 4 to 8 hours। कुछ ड्रग्स का टाइमिंग दिया हुआ होता है, कुछ का अवेलेबल नहीं होता, वो बहुत वेरिएबल करता है, लेकिन जो जो है वो आप तो याद कर सकते हैं। ठीक है, 4 से 8 घंटे इसका वो है। अच्छा, अगर कभी आपको ये आ जाए, एक है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक, ये एक अलग खानदान का ड्रग है। बस यहाँ पर इसका थोड़ा जिक्र हुआ है। ये एक अलग खानदान का ड्रग है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये भी ग्लाउकोमा में हम इसको यूज कर सकते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसे कि डोरजोलामाइड, 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 इसको आप ग्लाइकोमा में यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा था, एक और है बीटा एनर्जिक ब्लॉकर थाइमोलोल। एक और भी है बीटा ब्लॉकर थाइमोलोल या टिमोलोल। ये भी ग्लाइकोमा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, इमरजेंसी लोअरिंग के लिए नहीं है, बट नॉट फॉर इमरजेंसी लोअरिंग, बट नॉट फॉर इमरजेंसी लोअरिंग। यानी अगर एकदम से आंख में पेन आ जाए, या वो अक्यूट किस्म जो मैंने आपको बताया था वो अगर हो जाए, तो उससे आप पिलोकार्पिन से इसका इलाज कर सकते हो, इनसे नहीं कर सकते। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इसमें कोई शक नहीं है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ये भी ग्लाउकोमा में यूज हो जाएगा। जब ये चैप्टर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसको भी हम ग्लाइको, और बीटा ब्लॉकर ये भी कर सकता है। मैंने आपको एक दिन मैंने बताया था कि जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उनके दोस्त और कौन कौन हो सकते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का दोस्त एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है। आप समझ आए? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के दोस्त
एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होंगे। मतलब यहां पर आपको अंदाजा हो गया। बीटा ब्लॉकर टिमोलोल, ये एक एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है। ये कौन है? ये एक एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट है। ये जो आपका बीटा ब्लॉकर है, ये एड्रिक एंटागोनिस्ट है। आपका फिलोकार्पिन कौन है? फिलोकार्पिन एक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। फिलोकार्पिन ये आपका कोलिनर्जिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। तो इसमें मजे की बात, अगर आपने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट याद किए हैं, इन्हीं नॉलेज को आप एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि यार एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के काम थोड़े बहुत बिल्कुल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की तरह होंगे, जैसे यहां आपको पता चल गया। पिलोकार्पिन पिलोकार्पिन आंख पर जो इफेक्ट उसका है कि ये ग्लाउकोमा को ट्रीट कर रहा है, वो देखो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी आंख पर इफेक्ट करके उसी तरह से इलाज कर रहा है जैसे पिलोकार्पिन है। सो ये चीजें माइंड में रखकर आगे जाना काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, पिलोकार्पिन हो गया, एंड देन जीरोस्टोमिया में भी आप इसको यूज कर सकते हो। जीरोस्टोमिया, मुंह खुश्क हो जाए, ठीक है, ये से कभी सर पे ज्यादा रेडिएशन आ जाते हैं, तो ये मसला हो सकता है, उसका इलाज के लिए आप यूज कर सकते हो। इसको आप लोग एट्रोपिन एट्रोपिन का एंटीडोट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपने कभी एट्रोपिन गलती से डाल दी, या आपने एट्रोपिन डाल दिया, उसने पीपल को बहुत बड़ा कर दिया, आंखें बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, आप चाहते हो कि बस ये इफेक्ट खत्म हो जाए, तो फिर आप उसके अंदर फिलोकार्पिन डाल दो, वो एट्रोपिन का असर चला जाएगा। तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं एट्रोपिन एज एंटीडोट, आप लोग यूज कर सकते हैं, या उसके काम को रिवर्स करने के लिए। बाकी इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एडीआरस एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या है? ब्लर्ड विजन, ब्लर्ड, जाहिर है आपका आंख फिक्स हो जाएगा तो चीजें सही नजर नहीं आएंगी आपको, विजन ब्लर्ड हो जाएगा आपका। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, शाम के टाइम आपको सही नजर नहीं आएगा। वैसे वही बात, स्वेटिंग है इसके अंदर, जिसको आप लोग डायाफोरोसिस कहते हैं, सिलाइवेशन है इसके अंदर। अच्छा, अब वो मजे की बात आई, अगर ये ब्रेन पे के अंदर चला जाए और ब्रेन के इफेक्ट्स इसके हो जाए, ब्रेन के लिए उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो, तो फिर उसका खात्मा करने के लिए आप एट्रोपिन दे सकते हैं, क्योंकि एट्रोपिन भी ब्रेन को कवर क्रॉस कर सकता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी नंबर बी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैटेगरी नंबर बी, इसमें कौन कौन शामिल है कैटेगरी नंबर बी में? ये है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ये क्या करते थे? ये एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला जो एंजाइम था, एंजाइम, ये उस एंजाइम को जाकर ब्लॉक करते हैं। जब ये एंजाइम को ब्लॉक करेंगे तो एसिटाइल कोलिन पड़ा रहेगा। तो ऐसे ड्रग को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ये लोग एंजाइम को छेड़ते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला
आ रहा है उसका नाम है एड्रोफोनियम। अभी आपको याद होगा धोनी, गैलन, हाँ, फाइसोस्टिग्माइन, प्यारिडोस्टिग्माइन, वो अगर वो अभी इसमें एड्रोफोनियम है। इसके बारे में हम लोग पॉइंट्स नोट करते जाएंगे। नंबर वन, शॉर्ट एक्टिंग। अभी मैं बुक देकर आपको सब बता रहा हूँ, बाकी फिर आप खुद भी करेंगे। शॉर्ट एक्टिंग है। इसके अलावा 10 से 20 मिनट इसका मैकेनिज्म ऑफ इसका ड्यूरेशन है। और ये क्वाटरनरी अमाइन है। क्वाटरनरी अमाइन है या अमीन है, क्वाटरनरी अमीन। इसका मतलब ये है कि ये ब्लड ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसके अलावा ये हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस में। और कल आपको मैं ये बता चुका, मिस्थीनिया ग्रेविस में आपके मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं मसल्स, बिकॉज वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बन जाते हैं। मिस्थीनिया ग्रेविस में उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ड्रग, अभी देखो एड्रोफोनियम यहाँ पर खत्म हो गया, बाकी एक्शन नहीं, बस ये इतना सा कुछ लिखा हुआ है, एड्रोफोनियम खत्म। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। एड्रोफोनियम के बाद ये है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस कर सकता है, ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। इसकी ये खासियत है, क्योंकि ये टर्शरी अमाइन है। तो मैं ऐसा भी लिखता हूँ, टर्शरी अमीन है ये पॉइंट्स के साथ आ गया। इसका इसका जरा पॉइंट्स देखते जाइए। ये मस्कारेनिक भी है। मस्कारेनिक जहां पर निकोटिनिक साइट्स, मस्कारेनिक एंड निकोटिनिक साइट्स दोनों जगहों पर जो है ये उस एंजाइम के साथ मुकाबला करते हैं। एएनएस, ऑफ द एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और साथ ही साथ जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये वहां पर भी जाकर उस एंजाइम के साथ मुकाबला करते हैं। इसका मतलब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर भी अगर एसिटाइल कोलिन ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा, तो आपके मसल बहुत ज्यादा कंट्रैक्ट करके, बहुत ज्यादा कंट्रक्शन स्टेट में, ऐसा कभी ऐसा स्टेज कि वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। तो ये एक खतरा। अभी देखो यहां से मैंने एक स्पेशल पॉइंट देख लिया कि अगर ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर भी एसिटाइल कोलिन को बहुत ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मसल मुसलसल कंट्रैक्टेड स्टेज में रहेगा, और उससे बाद में भी ये मसल पैरालाइज भी हो सकता है। तो ये उसके साइड इफेक्ट में फिर हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, फाइसोस्टिग्माइन, ये मस्काने की जीआई स्मूथ मसल, जीआई के जो स्मूथ मसल है, इनको ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ भी मायोसिस है। इसके साथ हाइपोटेंशन है, यानी बीपी का कम हो जाना। ये बड़ा अच्छा है, ये वाला मैं स्टार लगा रहा हूँ।